हाल ही में चंद्रशेखर आजाद दुबई से लौटे थे और वहां से लौटने के बाद जहां उन्होंने एक तरफ रोहिणी घावरी के बारे में बोला, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया। वो बयान सुनने से पहले आप ये जानिए, ईरान को छेड़कर इजराइल बुरी तरह फंस गया है। अगर अमेरिका की शह नहीं होती तो ईरान अब तक इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा चुका होता। ईरान ने इजराइल का हर वो घमंड चकनाचूर कर दिया है जिसके दम पर वो दुनिया में इतराता फिरता था। उसका एयर डिफेंस सिस्टम, उसके आयरन डोम, उसकी मिसाइलें, उसकी पनडुब्बियां, उसके मोसाद, उसका यमन, 5 दिनों में ही ईरान ने सब कुछ छेद छेद कर डाला। और इजराइल, अमेरिका ये कर क्यों रहा है? क्योंकि दोनों किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो। ईरान के जवाबी हमलों से दोनों ही बुरी तरह बौखला उठे हैं। इस हताशा का अंदाजा इसी से लगाइए कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट में अमेरिका के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की हत्या की बात कर चुके हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार इस्लामिक शासन को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। आईडीएफ और मोसाद ने ईरान के मतांज और इस्फहान में परमाणु स्थल, मिसाइल परिसर और सैनिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया और ईरान के कई शीर्ष कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों को उसने मार डाला। यानी अब इजराइल सीधे सीधे ईरानी शासन की बुनियाद पर चोट कर रहा है, उन बुनियादों पर जिस पर ईरान का गौरवबोध और शक्तिबोध सर उठाकर दुनिया में खुला घूमता था। यहाँ जो बुनियादी सवाल है वो ये कि इजराइल और अमेरिका का दुश्मन ईरान है या फिर खामनेई और उनका शासन। दोनों का मकसद केवल ईरान में सत्ता बदलना तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो क्या वो सचमुच में ऐसा कर सकते हैं? इसी योजना के तहत इजरायली प्रधानमंत्री ईरान की जनता को सीधे संबोधित करते हुए उनसे देश के इस्लामिक शासन के खिलाफ खड़ा होने का खुला आह्वान करने लगे। इजराइल के कई नेता ऐसी ही अपीलें जारी कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले के सवाल ये हैं कि ईरान को लेकर अमेरिका इतना आक्रामक क्यों हो उठा, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद। आखिर उससे क्या हासिल हो सकता है? देखिए, ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार, गैस फील्ड और बेहतरीन तेल है। इजराइल ने सबसे पहले इसी ढांचे पर चोट की, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि इससे ईरान की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी और जब देश बुनियादी आर्थिक किल्लत में आएगा तो ईरान के लोग खुद ही खामनेई के खिलाफ बगावत कर देंगे और उनके शासन को उखाड़ फेंकेंगे। और जब ईरान आर्थिक तौर पर कमजोर पड़ेगा तो उसके परमाणु और सैन्य कार्यक्रम अपने आप ध्वस्त होते चले जाएंगे। इसीलिए वो चुन चुनकर सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बना रहा है। आपने गौर किया होगा, अभी तक अमेरिका क्या फैलाता रहा है कि ईरान की असली ताकत हमास है, इस्लामिक जिहाद है, हूती विद्रोही हैं या हिजबुल्लाह जैसे संगठन हैं जिन्हें उसने अपने पैसे और हथियारों के दम पर खड़ा किया। लेकिन अंदर ही अंदर अमेरिका लंबे समय से मानता रहा है कि यह मान्यता ठीक नहीं है और ईरान की असली ताकत दरअसल आयतुल्ला खामनेई है, जिन्होंने एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया जिसे भेदना कम से कम इजराइल के अपने बस में तो हरगिज नहीं है। इसीलिए अब ट्रंप को सीधे तौर पर अमेरिका को जंग में उतारने के बारे में बात करनी है। वो बार बार बोल रहे हैं कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे विनाशक हथियार हैं। मतलब वो मान चुके कि नाम भले ही इजराइल का हो, लेकिन असली लड़ाई ईरान और अमेरिका के बीच है। अब अमेरिका की मुश्किल को समझिए। तमाम कोशिशों के बावजूद वो ईरान में खामनेई की सत्ता के खिलाफ कोई बड़ा या प्रभावी प्रतिरोध खड़ा नहीं कर पाया, जबकि उसने इसके पीछे अरबों डॉलर खर्च किए कि जनता के स्तर पर कोई विद्रोह उभरे जो स्वाभाविक भी नजर आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और ये अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए परेशान करने वाला है। इसी चक्कर में हताशा इस कदर बढ़ गई कि इजराइल खुलेआम बोलने लगा, खामनेई का अंजाम सद्दाम हुसैन जैसा होगा। ये बात हवा में नहीं कही गई, ये एक तरह से आयतुल्ला खामनेई के समर्थकों को चेतावनी है कि हमारा आना तो तय है और आने के बाद हम आपका क्या हाल करेंगे ये सोच लो। लेकिन यहां पर सवाल खड़ा होता है कि क्या ईरान में सरकार को गिराना संभव है भी? तो इसका जवाब जो बाहरी तौर पर नजर आता है वो ये कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कम से कम इस स्तर पर तो नामुमकिन। ये मान भी लिया जाए कि इजराइल और अमेरिका ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर खामनेई को खत्म कर देंगे,
और उनकी जगह पर अपना कोई पिट्ठू बैठा देते हैं। हालांकि ये भी असंभव से कुछ ही कम है, क्योंकि खामनेई ने अपने बाद की लीडरशिप बहुत लंबे समय तक तैयार कर रखी है और ईरान की जनता में उनकी स्वीकार्यता बहुत अंदर तक है। कई रिपोर्टें कहती हैं कि खामनेई तो बस नाम है, असल प्लानिंग बरसों से उनके बेटे मुस्तफा खामनेई संभाल रहे हैं। ऐसे में ये सोचना कि अमेरिका पहले आयतुल्ला खामनेई को मारेगा, फिर मुस्तफा खामनेई को मारेगा, ये खाम ख्याली लगती है। हालांकि मुस्तफा खामनेई के ना रहने की सूरत में भी कम से कम 7 नेताओं को तैयार किया जा चुका है कि वो ईरान को चला सकें। दूसरी बात, ईरान में खामनेई के तौर तरीकों को लेकर जो शक था भी, उसे इस युद्ध ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। आज की असलियत यह है कि ईरान का एक भी नागरिक खामनेई के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता, और अगर अमेरिका ने उन पर हाथ भी डाला तो इसके अंजाम बहुत भयावह हो सकते हैं। एक बात पर गौर कीजिए, तबाही इजराइल से ज्यादा ईरान में हुई, लेकिन जनता इजराइल की सड़कों पर उतर आई। वो नेतन्याहू का विरोध करने लगी। इजराइल के लोग सवाल पूछ रहे हैं और नेतन्याहू के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ ईरान की जनता अभी तक देश के किसी भी हिस्से में सड़कों पर नहीं उतरी, बल्कि वो सरकार के पक्ष में ज्यादा एकजुट और लामबंद नजर आ रही है। और जब तक जनता खुद सड़कों पर नहीं उतरती, ईरान के खामनेई शासन को गिराना या बदलना लगभग असंभव है। अब जरा कनाडा से वापस लौटते हुए डोनाल्ड ट्रंप के हताश बयान को समझने की कोशिश करिए। उनसे पूछा गया था कि आप इस युद्ध का क्या हाल देखते हैं, तो वो जवाब में कहते हैं कि हम इसका स्थायी इलाज चाहते हैं, कोई तात्कालिक अंजाम नहीं। इसी स्थायी इलाज के लिए उन्हें G7 की बैठक एक दिन पहले छोड़कर आनंद फानन में वाशिंगटन भागना पड़ा। लेकिन जिस तेजी में वो वाशिंगटन के लिए निकले, उसका अर्थ अभी तक तो दुनिया के समझ में नहीं आया। अब ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की चिंताएं एक हैं कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है और खामनेई की सरकार बची रह जाती है, तो आंतरिक तौर पर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की मुश्किलें अपने अपने देशों में बढ़ेंगी। उनकी रणनीति को नाकाम मान लिया जाएगा, और अगर ईरान एक महीने से ज्यादा युद्ध को खींच ले गया, फिर तो सीधे तौर पर यह मान लिया जाएगा कि ईरान सीधे अमेरिका से लड़ाई लड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो नेतन्याहू और ट्रंप दोनों के सामने अपने अपने देश में राजनीतिक भविष्य का संकट खड़ा हो सकता है। खासकर नेतन्याहू बहुत बड़े भंवर में हैं, लेकिन अगर ईरान इजराइल को लंबे समय तक नहीं रोक पाया, तो उसका अंजाम भी सीरिया, लीबिया या फिर इराक जैसा हो सकता है। देखते हैं इतिहास किसे नायक की तरह दर्ज करता है और किसे खलनायक की तरह। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।